सभी बच्चों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और बताएं क्या हाल चाल सबका। आई होप सब बढ़िया हो, सुरक्षित हो, स्वस्थ हो और अपने मंजिल की ओर हर दिन आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट किया जाए। आज हम लोग का आज का मेरा जो गोल है वो एक्सेलरेशन है। हाँ, थोड़ा सा बचा हुआ सवाल है एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। तो उसका एक से दो सवाल हम लोग करेंगे, फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, एक्सेलरेशन में जाएंगे। तो छोटा छोटा सवाल है, उस सवाल पे हम लोग अभी बात करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सवाल लिखे, फटाफट सवाल लिखते हैं हम लोग। सवाल क्या था मेरा, क्या पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल, अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल, मूविंग इन अ सर्कल with constant speed, with constant speed v, with constant speed v at t equal to 0, particle start from a, particle start from a, then find average velocity, sorry average नहीं, then find instantaneous velocity at, पहला में a, दूसरा में b, तीसरा में c, सॉरी तीसरा में c और चौथा में d, चौथा में d। फिगर में सर्कल हम दिखा देते हैं। जैसे मान लो ये पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल, ये हमारा a है, ये हमारा b है, ये हमारा c है, ये हमारा d है। चारों पॉइंट पे, चार पॉइंट है। इस चारों पॉइंट पे हमको क्या निकाल के बताना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताना है। जबकि पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड v दे रखा है। एट t इक्वल टू 0 पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ए, देन फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पॉइंट, एट पॉइंट, एट पॉइंट पहला में a, दूसरा में b और तीसरा में c और चौथा में d पॉइंट पे। ये चारों पॉइंट पे हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना। तो फटाफट जल्दी से तैयार हो जाए, जल्दी से बनाना स्टार्ट करें, जल्दी से कहानी समाप्त करते हैं। इसका दो क्वेश्चन है, एक ये है और एक और है। दो तीन फॉर्मेट में जो हमारे पास आता है उस फॉर्मेट को हम लोग क्लियर करते हैं। ऐसा फॉर्मेट में आपको नीट में भी देखने को मिल जाएगा, जेई मेन में भी देखने को मिलेगा। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा आते आते रहता है कि पार्टिकल सर्कल में चल रहा है तो बताएं क्या होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो फटाफट तैयार हो जाए, यहाँ पर क्या होगा जल्दी से बताएं। अगर हमको ए पॉइंट पे है तो ये तो कंफर्म है कि पार्टिकल अगर सर्कल में चल रहा है, पार्टिकल अगर सर्कल में चल रहा है मेरे भाई, तो ए पॉइंट पर अगर हम लोग देखें तो ए पॉइंट पे जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है बस उसको टेंजेंट ड्रॉ कर दो, उसको टेंजेंट ड्रॉ कर दो और यहाँ पर v लिख दो। अगर बी पॉइंट पे बताना है तो यहाँ पर भी टेंजेंट ड्रॉ कर देना है। सी पॉइंट पे बताना है तो यहाँ पे टेंजेंट। अच्छा, ऐसे क्यों टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा होगा। इसको एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहा होगा। डी पॉइंट पे कैसे होगा, ऐसे होगा, यहाँ पर v वेलोसिटी होगा। चार पॉइंट हम लोग को पूछा गया, चारों पॉइंट पे हम यहाँ बता दिए। लेकिन इसको लिखना कैसे है भैया, हम बताए थे वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, जो पार्टिकल चलता है जिस पाथ पे, तो जिस पॉइंट पे हमको निकालना रहता है बस वहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, वही हमारा रिप्रेजेंट करता है। और मैग्नीट्यूड ऑलरेडी दे चुका है। तो अगर ए पॉइंट पे हमको निकालना है तो मान लेते हैं कि इधर x मान लो और इधर क्या मान लो, y मान लो, x और y मान लेते हैं। तो ए पॉइंट पर जो वेलोसिटी हमारा आएगा वो कितना आएगा, क्या v j कैप आ जाएगा, क्योंकि ऊपर की ओर है, ऊपर वाला j कैप लेकर चलेंगे डायरेक्शन के साथ। ऐसे ही अगर हमारे पास b पॉइंट पर है, ये वाला b पॉइंट है, तो b पॉइंट पर अगर वेलोसिटी बोला जाए तो क्या आएगा बोलो, माइनस में v i कैप, नेगेटिव x में है। ऐसे ही अगर हमारे पास सी पॉइंट पे पूछा जाए तो नीचे है, मतलब माइनस में बी जे कैप, और ऐसे ही डी पॉइंट पे पूछा जाए तो एक्स में पॉजिटिव में है तो प्लस में वी आई कैप है, प्लस में क्या हो जाएगा, वी आई कैप हो जाएगा। तो आप इस तरीका से वेलोसिटी बता सकते हैं किसी भी पॉइंट पर। जैसे जनरल पॉइंट पर अगर हमसे पूछता, चलो एक और ले लेते हैं, पांचवा ई पॉइंट पूछता। ई पॉइंट कहाँ है, ध्यान से देखें,
हमारे पास ई पॉइंट यहाँ पर है, मान लो पार्टिकल ऐसे चल रहा था तो यहाँ पर वेलोसिटी ऐसे हो जाएगा v, और ये एंगल दे देगा, ये मान लेते हैं थीटा दे दिया हमको, ये मान लेते हैं थीटा दे दिया, तो ऑब्वियस है ये अगर थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा, और ये वाई एक्सिस है तो ये थीटा, तो ये कितना हुआ 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हुआ थीटा। तो अब इसका एक्स और वाई में कंपोनेंट तोड़ो, ये v जो है तो इधर कितना आ जाएगा v cos थीटा, और इधर कितना आ जाएगा v sin थीटा। अगर जनरल पॉइंट पे एट एक्सट्रीम पोजीशन पे ना देकर एक किसी भी जनरल पॉइंट पर दे, अब हमको बोला ई पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल कर बताए, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे ध्यान से देखिए, ई पॉइंट पर तो एक आएगा नेगेटिव एक्स में, तो माइनस में v sin थीटा आई कैप, माइनस में ये माइनस है v sin थीटा आई कैप, और प्लस में यहाँ पर प्लस बना ले v cos थीटा जे कैप आएगा। तो किसी भी कोई पार्टिकल अगर सर्कल में चल रहा है और हमसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा, तो उस इंस्टेंट पर बस क्या करो, टेंजेंट ड्रॉ करो। देखो डायरेक्ट अगर आईजे में है तो ठीक है, नहीं है तो उसको हम कंपोनेंट के माध्यम से तोड़ते हैं। इस तरीका से हमारा क्या होता है, पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखा जाता है सर्कल में। आपको हम टाइम भी निकालना सिखा चुके थे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना सिखा चुके हैं। ऐसे ही हम लोग एवरेज वाला कहानी सीख लेते हैं कि कोई पार्टिकल अगर सर्कल में चलता है तो उसका एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या होता है, उसके बाद हम लोग एक्सेलरेशन बड़ा धमाका पे आएंगे, एक्सेलरेशन पे काम करेंगे। डन। तो चलते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर with constant speed v, with constant speed v, then find average velocity and average speed if particle move from पहला में A to B, दूसरा में A to C, तीसरा में A to D, और चौथा A to A, A to B, A to C, A to D और A to A, तब बताना है एवरेज वेलोसिटी है एवरेज स्पीड। अच्छा, इसका बेसिक डेफिनेशन अगर जिसको आता है उसके लिए हवा है, बहुत आसानी से सॉल्व होता है। बताएं एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम, और एवरेज स्पीड का क्या होता है, तो टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम होता है। बस दो पार्ट में तो हमारा खत्म हो जाएगा। एक होता है क्या, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम, और एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। सर टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्टेंस तो बराबर होना चाहिए, नहीं, यहाँ पर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रहा है बिना डायरेक्शन चेंज किए, यहाँ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा। तो चलिए करके देखते हैं, एक दो हम करते हैं, दो आपके लिए होमवर्क रहेगा, बहुत ईजी है। ऑलरेडी हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करा चुके हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, टाइम भी निकलवा चुके हैं। आपको बस यहाँ पे सिर्फ समझ लेना है कि कैसे करना है। पहला दो हम करेंगे, आखिरी दो आपके लिए होमवर्क में। तो कोई पार्टिकल अगर सर्कल में चल रहा है, मान लीजिए ए है, ए बी है, ये सी है, ये डी है, तो सबसे पहला सवाल कि ए से बी जाएगा तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या होगा। तो हम स्टडी करते हैं कहाँ से कहाँ, ए टू बी तक के। तो ए टू बी में सबसे पहला बात है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए टू बी में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और डिस्टेंस क्या होगा, ये दो चीज आएगा, हमारा काम बन जाएगा। ए टू बी में डिस्प्लेसमेंट और ए टू बी में डिस्टेंस क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप ध्यान से देखें, क्या ए से बी अगर हम चल रहे हैं, यहाँ पे ही फिगर छोटा सा बना देते हैं, ए से बी जा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम बताए थे क्या, ध्यान से देखें, क्या ए से और बी जा रहे हैं, तो बस इनिशियल और फाइनल को मिला दें, इनिशियल और
भैया, इनिशियल और फाइनल को मिला दें और एरो फाइनल की तरफ दे दें, ये वाला मेरा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एस हो जाएगा। चलिए बताइए डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ये बता चुके हैं। तो ये वाला लेंथ ही इसका मैग्नीट्यूड होगा, तो ये आर अगर है ये भी आर है, तो ऑब्वियस है इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा √2r। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा √2r, अरे आर और आर पाइथागोरस थ्योरम से रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो रूट में 2r स्क्वायर, आर स्क्वायर है बाहर निकलेगा तो r√2, तो यहाँ पे √2r आ गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस तो सिंपल फॉर्मूला है r थीटा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। डिस्टेंस हमेशा सर्कल में कितना होता है r थीटा। अब देख ले कि कहां से कहां चला है, जहां से जैसे a से b चला है, तो a से b चलने में एंगल कितना घुमा होगा, तो एंगल आप देखेंगे तो π/2 घुमा गया है, तो यहाँ से π/2 मेरे ख्याल से आ गया πr/2, ये हो गया हमारा डिस्टेंस हो गया। अच्छा, अगर हमको यहाँ से टाइम निकालना है ए से बी में, तो टाइम का फॉर्मूला पिछले क्लास में आप देख चुके हैं, r थीटा बाई v होता है, r थीटा बाई v डिस्टेंस बटा वेलोसिटी होता है। तो r थीटा कितना घुमा π/2 और बटा v, मतलब यहाँ से आ गया πr/2v, मतलब a से b जाने में जो समय लगा वो πr/2v। देखिए कितना आसानी से सारा a से b जाने में टाइम निकाल लिए, ए से बी जाने में टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल लिए, ए से बी जाने में टोटल डिस्टेंस निकाल लिए। अब मेरे लिए बहुत आसान हो गया क्वेश्चन बनाना। एवरेज वेलोसिटी बोलेगा तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और बटा टाइम, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है भैया √2r है, और टाइम कितना है तो πr/2v है, πr/2v, ये r से r कैंसिल, ये 2v, तो ये 2√2 यहां से आ जाएगा मेरे ख्याल से 2√2, ये वाला 2 पर जाएगा 2√2v बटा पाई आ जाएगा, 2√2v बटा पाई, तो एवरेज वेलोसिटी आ गया 2√2v बटा पाई। ऐसे ही अगर एवरेज स्पीड बोलता, एवरेज स्पीड बोलता तो डिस्टेंस बटा टाइम, डिस्टेंस कितना है πr/2 और टाइम कितना है πr/2v, πr/2v, तो 2 से 2 πr से πr सिर्फ v, ऑब्वियस से v आना ही आना है भैया, हर जगह स्पीड कांस्टेंट है तो एवरेज स्पीड तो v ही आना है ना, कहीं से भी a से b ले ले, चाहे a से c ले ले, चाहे a से d ले ले, चाहे a से a ले ले, कहीं से भी कहीं आप जाएंगे एवरेज स्पीड आपका v ही आने वाला है, एवरेज स्पीड आपका क्या आने वाला है v ही आने वाला है। बस इस बात को ध्यान में रखें। क्या आपका पूरा प्रोसेस समझ में आया? जैसे हमको a से c बोला, तो भैया a से c में हम यहाँ से आएंगे, तो a से c में अगर ध्यान से देखें तो डिस्प्लेसमेंट तो हो गया 2r इनिशियल से फाइनल, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, l को डिस्टेंस से रिप्रेजेंट करते थे, तो डिस्टेंस देखो r थीटा, थीटा कितना पाई घूम लिया तो पाई r हो गया, डिस्टेंस हमारा पाई r हो गया। टाइम कितना होगा देख लो, r थीटा बाई v मतलब पाई r बाई v, तो यहाँ से एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम और एवरेज स्पीड डिस्टेंस बटा टाइम कर दे, जहां से जहां गया बस टाइम निकाले, जहां से जहां गया वेलोसिटी निकाले, आपका काम बन जाएगा। तो इस तरीका से a to d भी निकालें। जब a से d निकालेंगे तो अगेन √2r आएगा डिस्प्लेसमेंट, अरे a से d जाएंगे तो √2r आएगा कि नहीं आएगा। डिस्टेंस क्या आएगा तो r थीटा, थीटा इस बार आ जाएगा पाई प्लस π/2, 3π/2 आ जाएगा। देखो एंगल कितना घूमेगा, जब पार्टिकल यहाँ आ जाएगा तो एंगल इतना घूमेगा, एंगल घूमेगा तो ये 3π/2, तो वहां से डिस्प्लेसमेंट, हालांकि एवरेज स्पीड हर जगह सेम आएगा, हम आपको कैलकुलेट करवा चुके हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ऐसे पीछे जाकर देख सकते हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करवा चुके हैं। टाइम आपको कैलकुलेट करने आता है, r थीटा बाई v से ये भी डिटेलिंग किए हैं, पिछले क्लास का लेक्चर में जाएं आपको वहां मिल जाएगा। तो मेरे तरफ से एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड से जो रिलेटेड क्वेश्चन आता था वो सारा करा चुके। सर्कल में इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट करने आना चाहिए, टाइम निकालने आना चाहिए, हर तरीके का चीज आना चाहिए, आपको हम यहाँ पे डाटा दे चुके हैं। डन, क्लियर? तो आगे बढ़े, आज का मेन कोर्स और पूरे बता रहे हैं पूरे फिजिक्स का तो नहीं, पूरा काइनेमेटिक्स में सबसे ज्यादा जो मेन हीरो है वो हमारा एक्सेलरेशन है। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, बहुत मजा आने वाला है, बहुत ढंग का वो अपना आप में है। एक्सेलरेशन अगर समझते हैं तो बहुत मजा आएगा आगे आने वाला समय में, आगे आने वाला जितने भी टॉपिक्स होंगे, जितने भी चैप्टर होंगे, सब में एक्सेलरेशन बहुत
अच्छा रोल निभाता है। हाँ मतलब थोड़ा सा सीधा साधा है, पर कई बार बहुत दिक्कत कर देता है, क्योंकि उसको समझ नहीं पाने के कारण कई बार आगे दिक्कत आने लगता है, पर मजा आएगा जरूर पढ़ने में। तो हेडिंग डालें एसेलरेशन। हेडिंग डालें क्या? एसेलरेशन। एसेलरेशन क्या होता है भैया? एसेलरेशन देखो, पहले तो एसेलरेशन के बारे में अब ये नॉर्मल जो हम आने वाला समय में जो चैप्टर में यूज करने वाले वो नॉर्मल डेफिनेशन से हम रिलेट करवा रहे हैं, फिर बाद में अच्छा से पूरा प्रॉपर लिखेंगे। अच्छा ये भी लिखना है, पर इसको एकदम नॉर्मल हर चैप्टर में जहां जहां ऐसा ऐसा कंडीशन दिखाई दे हम एसेलेरेशन के बारे में समझेंगे। पहला बात ये बोला गया कि अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, ऐसा बोला जाता है कि वेलोसिटी में अगर चेंज आता है तो समझो कि उसमें एक्सेलरेशन। अगर किसी पार्टिकल के वेलोसिटी में चेंज आ रहा है कि अभी वेलोसिटी 10 था, कुछ देर बाद 20 हो गया, इसका मतलब ये समझो कि उसके पास एक्सेलरेशन है। इसका मतलब समझ जाएं कि उसके पास क्या है? एक्सेलरेशन है। मतलब वेलोसिटी को चेंज होना मतलब उसके पास एक्सेलरेशन आना। तो बात अब यहाँ पर ये उठता है, मुद्दा ये है कि क्या वेलोसिटी के चेंज होने से एक्सेलरेशन आया या एक्सेलरेशन के आने से वेलोसिटी का चेंज आया? यहाँ पर अब ये मुद्दा उठा। या फिर से रिपीट करते हैं, क्या वेलोसिटी को चेंज होने से एक्सेलरेशन पैदा हुआ या एक्सेलरेशन के आने से वेलोसिटी में चेंज हुआ? तो ऑब्वियस है एक्सेलरेशन को आने से वेलोसिटी में चेंज होता है, वेलोसिटी को चेंज होने से एक्सेलरेशन नहीं आता है। हाँ अभी के लिए हम जरूर पढ़ रहे हैं, लेकिन पहले कौन आता है? एक्सेलरेशन। जैसे आप सोचिए कोई पार्टिकल है या कोई ब्लॉक है, आप उसको बिना धक्का लगाए क्या उसको घसका सकते हैं क्या? तो जब तक आप उसमें फोर्स नहीं लगाइएगा तब तक वो मूव नहीं करेगा। इसका मतलब पहले हमको किसको लाना पड़ेगा? एक्सेलरेशन को लाना पड़ेगा, तभी वेलोसिटी चेंज होता है। तो ऐसा नहीं वेलोसिटी को चेंज होने से एक्सेलरेशन आता है, ऐसा नहीं है। एक्सेलरेशन को आने से वेलोसिटी में चेंज आता है। लेकिन हम लोग पढ़ते हैं उल्टा, क्योंकि अभी स्टार्ट किए हैं उल्टा, फोर्स से थोड़ी ना स्टार्ट किए, हम नीचे से स्टार्ट किए हैं, उल्टा स्टार्ट किए। तो यहाँ पर हम ऐसा सोचेंगे, रियल में होता नहीं है कि जब भी वेलोसिटी में चेंज आएगा मतलब वहां पर क्या आएगा? एक्सेलरेशन आएगा। वहां पर क्या आएगा? एक्सेलरेशन आएगा। लेकिन दिक्कत आने वाला समय में ये हुआ कि दिक्कत क्या हुआ, सोचिए दिक्कत क्या होगा कि बोला गया यहाँ पर बोला गया कि वेलोसिटी के पास तो मैग्नीट्यूड होता है और साथ ही साथ डायरेक्शन भी होता है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर यहां पर बोला मैग्नीट्यूड ओनली मैग्नीट्यूड चेंजेस, डायरेक्शन डज नॉट चेंजेस, डायरेक्शन डज नॉट चेंजेस, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ तो क्या एक्सेलरेशन आएगा? हाँ चाहे ना। पहला नंबर तो पहला सवाल है। वेलोसिटी के पास दो चीजें, कौन कौन सा? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब बात यह है कि अब सिर्फ वेलोसिटी को मैग्नीट्यूड चेंज किए, डायरेक्शन को चेंज नहीं किए, तो क्या हमारा एक्सेलरेशन आएगा? क्या उस पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन होगा? क्योंकि हम थोड़ा देर पहले क्या पढ़े, वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सेलरेशन चेंज होगा। बहुत बढ़िया। तो वेलोसिटी के पास तो दो चीजें होता है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन होता है। तो अगर मैग्नीट्यूड सिर्फ चेंज होगा तो क्या डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, तो क्या इसके पास एक्सेलरेशन आएगा? तो पहला नंबर ये कि क्या मैग्नीट्यूड चेंज होने से क्या मेरा वेलोसिटी चेंज हो जाएगा? हाँ हो जाएगा भैया, ये दो पार्ट से बना है। मैग्नीट्यूड चेंज करोगे तो भी वेलोसिटी चेंज माना जाएगा, और डायरेक्शन को चेंज करोगे तो भी चेंज माना जाएगा। दोनों में डायरेक्शन और दोनों चेंज हुआ तब भी चेंज माना जाएगा। तो यहाँ पर हाँ एक्सेलरेशन आएगा, और इसके कारण जो एक्सेलरेशन आता है उसको कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एटी। कहने का मतलब वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के चेंज होने के कारण जो एक्सेलरेशन हमारे पास आता है उसको कहते हैं क्या? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सिर्फ वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, सिर्फ वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के चेंज होने के कारण जो एक्सेलरेशन आता है उसको क्या नाम दिया गया? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। हालांकि अभी के लिए हम बार बार बोल रहे हैं, अभी इतना जरूरत नहीं है,
पर हम एक ओवरव्यू एक्सेलरेशन का दे रहे हैं। अभी तो हम कुछ लिखाए भी नहीं है, डेफिनेशन नहीं है ना वो, अभी हम बेसिक पर आए ही नहीं है। अभी हम नॉर्मल बात कर रहे हैं कि एक्सेलरेशन है क्या, क्या करता है। तो सिंपल सा वेलोसिटी को चेंज हो जाएगा, चेंज करने पर मैग्नीट्यूड चेंज हुआ तो भी वेलोसिटी चेंज माना जाएगा, मतलब उसके कारण एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन आएगा तो कौन सा आएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। आप चाहे तो उल्टा भी कर सकते हैं कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कौन सा बला का नाम है। तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन करता क्या है, तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करता है, उल्टा भी बोल सकते हैं। या वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड चेंज हुआ तो उससे कौन सा एक्सेलरेशन आएगा, टेंजेंशियल। या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या करता है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करता है, डायरेक्शन को नहीं चेंज करता है। दूसरा पॉइंट, ओनली डायरेक्शन चेंजेस, ओनली डायरेक्शन चेंजेस, मैग्नीट्यूड डज नॉट चेंज, मैग्नीट्यूड डज नॉट चेंजेस। तब इस केस में डायरेक्शन चेंज जो होता है उसके कारण जो आता है रेडियल एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन आता है, रेडियल एक्सेलरेशन आता है भैया। कौन सा एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन आता है। कौन सा एक्सेलरेशन आता है, रेडियल एक्सेलरेशन आता है, जिसको AR से कहते हैं। तो बोला जाए कि बताओ भैया रेडियल एक्सेलरेशन का क्या काम है, रेडियल एक्सेलरेशन का क्या काम है, बताया जाए। तो रेडियल एक्सेलरेशन सिर्फ वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करता है। रेडियल एक्सेलरेशन क्या करता है, वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करता है। या अगर वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब उसके पास सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन है। भैया डायरेक्शन चेंज करोगे तो भी वेलोसिटी चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होने पर क्या आता है, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर वही तो लिखे हैं, ओनली डायरेक्शन चेंजेस, मैग्नीट्यूड डज नॉट चेंज, मतलब उसके पास जो एक्सेलरेशन आएगा रेडियल एक्सेलरेशन आएगा। लेकिन अगर मान लो दोनों चेंज, बोथ आर चेंजेस, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पर दोनों आएगा, रेडियल भी आएगा और टेंजेंशियल भी आएगा, रेडियल भी आएगा और टेंजेंशियल भी आएगा। तो सर ऐसा कहाँ होगा अभी आगे आने वाला समय में इसी पे तो बात करेंगे। अभी तो हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं, धीरे धीरे बातों को करते चल रहे हैं। तो क्या एक्सेलरेशन पहले समझ में आया, एक्सेलरेशन तब आता है जब वेलोसिटी में चेंज होता है। वेलोसिटी के पास दो चीजें, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। वेलोसिटी के पास अगर मैग्नीट्यूड चेंज हुआ तो उसके कारण टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, अगर सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुआ तो उसके कारण रेडियल एक्सेलरेशन, और दोनों चेंज हुआ तो रेडियल और टेंजेंशियल दोनों आता। जैसे एग्जांपल के लिए आप समझे, मान ले कि एक पार्टिकल है, यहाँ पर वेलोसिटी v1 था, कुछ देर बाद वेलोसिटी v2 है, कुछ देर बाद वेलोसिटी v3 है। बताओ ये तीनों केस में एक ही कार है, कुछ समय अलग अलग समय पे है, तो बताएं तीनों में क्या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ कि डायरेक्शन चेंज हुआ। आई होप अगर समझ में आ रहा होगा। तो डायरेक्शन तो एक ही है, मैग्नीट्यूड चेंज हुआ। तो बताएं यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आएगा वो कौन सा एक्सेलरेशन आएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। लेकिन अगर यही चीज कोई पार्टिकल सर्कल में चल रहा हो और यहाँ पर देखें सर्कल में चल रहा हो, यहाँ पर v है, थोड़ा देर पहले आपको दिखाई भी दिया होगा जो क्वेश्चन कराए थे, ध्यान से देखें, क्या हर जगह सेम है मैग्नीट्यूड। आप कहीं भी पकड़ लें, यूनिफॉर्म स्पीड से अगर चल रहा है या कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, जैसे कि अभी थोड़ा देर पहले हम क्वेश्चन कर रहे थे, तो पूरे केस में अगर ध्यान से देखें तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है। लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, तो चेंज किसके कारण हो रहा है, डायरेक्शन के कारण। तो यहां पर जो एक्सेलरेशन आएगा पार्टिकल के पास वो रेडियल आएगा एक्सेलरेशन, सिर्फ रेडियल ही आएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड चेंज ना हो रहा है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन कौन चेंज करता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन कौन चेंज करता है, रेडियल एक्सेलरेशन। तो ये हमारा रेडियल हो गया। अभी ओवरव्यू दे रहे हैं पूरे फिजिक्स का एक्सेलरेशन के बारे में। आप अभी से ही समझ लें कि एक्सेलरेशन दो टाइप का होता है, एक डायरेक्शन चेंज के कारण, एक मैग्नीट्यूड चेंज के कारण। या फिर ऐसा उल्टा भी बोल सकते हैं कि एक एक्सेलरेशन वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड चेंज करता है, एक एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करता है। बस इस तरीका से सीखे, बात खत्म। तीसरा एग्जाम्पल आप देख लें, कोई पार्टिकल सर्कल में ही चल रहा हो, लेकिन यहाँ पर देखिए वेलोसिटी v1 है, v2 है, v3 है, v4 है। मतलब ध्यान से देखें तो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी हर जगह चेंज हो रहा है, सेम नहीं है। तो यहाँ पर दोनों आएगा,
AT भी आएगा और AR भी आएगा, तो बाद में देखेंगे। अभी तो मेरे लिए ये सिर्फ ये है, अभी तो मेरे लिए सिर्फ ये वाला पोर्शन है, इसी पोर्शन पे हम लोग काम करने वाले हैं। सिर्फ टेंजेंशियल मतलब सिर्फ हम मैग्नीट्यूड में चेंज के कारण पढ़ने वाले हैं। ज्यादातर मैक्सिमम एका दुक्का सवाल आ जाए कोई बात नहीं, पर ज्यादातर सवाल हम सिर्फ कौन सा पढ़ने वाले हैं, मैग्नीट्यूड के कारण हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर टेंजेंशियल जो एक्सेलरेशन आएगा वो सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज के कारण आएंगे। एका दुक्का आएगा, हाँ जब सर्कुलर मोशन स्टार्ट होगा तो रेडियल भी आ जाएगा, टेंजेंशियल भी आ जाएगा, हर तरह के क्वेश्चन आ जाएगा। डन। चले आगे, तो आपको एक्सेलरेशन का कहानी हो गया। अब हम यहाँ से एक्सेलरेशन का डेफिनेशन लिखेंगे। यहाँ से एक ओवरव्यू दे दिए, अब एक्सेलरेशन लिखेंगे। क्या होगा एक्सेलरेशन? सीधा सीधी हम बता रहे हैं, पहला पॉइंट वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम कॉल्ड एक्सेलरेशन। मतलब सीधा सीधी एक्सेलरेशन अगर लिखना है तो वेलोसिटी बटा टाइम, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। हालांकि ये सही डेफिनेशन नहीं है, पर हम इसको सही और करेंगे सीधा अलग से। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन आपको पता ही है। एवरेज एक्सेलरेशन आपको हम बताए थे, याद करें जब कैलकुलस पढ़ा रहे थे, जब हम कैलकुलस पढ़ा रहे थे तो आपको पता होगा, जब कैलकुलस हम पढ़ा रहे थे तो आपको पता होगा कि बोले थे अगर वेलोसिटी टाइम के अनुसार चेंज होता है तो वहां पर दो बातें होता है, एक एवरेज और एक इंस्टेंटेनियस। एक एवरेज रेट आता है, एक इंस्टेंटेनियस रेट आता है। वही चीज है, यहाँ पर डेल वी बाई डेल टी आएगा और एक डी वी बाई डी टी आएगा। तो यहाँ पर डिफाइन क्या किया गया? इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल change in velocity, change in velocity of a particle to the total time taken, total time taken। देखिए पूरे फिजिक्स में एक ही डेफिनेशन है एवरेज का, टोटल चेंज बाय टोटल चेंज, टोटल चेंज बाय टोटल चेंज। हाँ, अब क्या होता है कि अलग अलग क्वांटिटी में उसका रिजल्ट अलग अलग आता है। जैसे एवरेज वेलोसिटी क्या था? टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम। वैसे ही यहाँ टोटल चेंज इन वेलोसिटी बटा टोटल टाइम। अरे चेंज इन वेलोसिटी का टोटल कितना का चेंज हुआ और बटा टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ से अगर आप देखें एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन का अगर हम लोग बात करें, बिल्कुल बेसिक सा डेफिनेशन एक है और बहुत काम का डेफिनेशन है। क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल और बटा टोटल टाइम टेकन। इसी को हम लोग क्या लिख देते हैं? डेल वी बटा डेल टी लिख देते हैं। दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डेल वी बटा डेल टी, यही तो है एवरेज। याद करें हम आपको बताए थे कि अगर वेलोसिटी टाइम के फंक्शन में चेंज हो रहा, टाइम के फंक्शन में दिया हुआ है, तो वहां पर दो रेट होता है, एक इंस्टेंटेनियस रेट होता है और एक एवरेज रेट होता है। तो इंस्टेंटेनियस में क्या होता था? डीवी बाई डी टी, और एवरेज में क्या होता था? डेल वी बाई डेल टी। तो ये वही तो है, वी फाइनल माइनस, ये टी और डेल्टा टी एक ही चीज है। ये टी भी वही है टोटल टाइम टेकन, और डेल्टा टी भी वही है टोटल टाइम टेकन। इनिशियल से फाइनल के बीच में जो टाइम लगा होगा जाने में, वही टाइम यहाँ भी है, यहाँ भी है। ये दोनों का यहाँ पर हो गया एवरेज एक्सेलरेशन का। यहाँ से ऐसे हम लिख सकते हैं। अगर हम लोग डायरेक्शन का बात करें, यहाँ पर अगर हम लोग डायरेक्शन का बात करें तो याद रखना सेम एज चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। जो डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी का होगा वही डायरेक्शन हमारा क्या हो जाएगा? एवरेज एक्सेलरेशन का होगा। जैसे मान लीजिए कि चेंज इन वेलोसिटी आया पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव तो हम इधर का लेते हैं, इसका मतलब एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन इधर होगा। कौन सा एक्सेलरेशन? एवरेज एक्सेलरेशन का। चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी के अलाउंग नहीं, चेंज इन वेलोसिटी के अलाउंग हम लगाते हैं। अच्छा, अगर मान लेते हैं डेल्टा भी हमारा क्या आया? नेगेटिव आया, तो बताओ ए एवरेज जो हो जाएगा नेगेटिव अगर इधर है तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा। तो हमेशा चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में आता है, ये एवरेज हो गया। ऐसे ही दूसरा पार्ट होता है हमारा क्या? ये क्या था? एक आइडिया था कि एक्सेलरेशन को डिफाइन कैसे करें, तो वेलोसिटी बटा टाइम। एवरेज में टोटल चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम, वैसे ही इंस्टेंटेनियस में
डेल वी बाई डेल टी था, तो वहां पर क्या हो जाएगा, डीवी बाई डी टी, छोटा सा चेंज आएगा, छोटे से टाइम इंटरवल में कितना का चेंज आए, तो डीवी बाई डी टी आ जाएगा। तो वहां पर आप देख सकते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो अगला जो मेरा है वो इंस्टेंटेनियस है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। यहाँ पर एक्सेलरेशन ए, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ये क्या होता है, तो सिंपल सा एक इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हो, रेट ऑफ वेलोसिटी, रेट मतलब चेंज, वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, रेट ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू आर टी, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, अचानक दिमाग से गायब हो जाता है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इसको क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट। अरे रेट डिफाइन ही हुआ है भैया डिफरेंशिएशन में, रेट किसका डिफाइन हुआ है, डिफरेंशिएशन में इंस्टेंटेनियस रेट जो था वो डिफाइन हुआ है डिफरेंशिएशन में। मतलब ये जो रेट लिखे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ वेलोसिटी तो लिखे हैं भैया। इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब होता है कि वेलोसिटी का चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आता है इंस्टेंटेनियस, आपको पता होगा क्या होता है, डीवी बाई क्या होता है, dt होता है। मतलब आप सिंपल सा डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस dv बटा क्या होता है, dt होता है। इंस्टेंटेनियस मतलब सिर्फ वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो। अगर वेलोसिटी टाइम के फंक्शन में दिया हुआ है और हम उसको डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ जाएगा। यहाँ से हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ए इंस्टेंटेनियस बराबर dv बाई dt, ए इंस्टेंटेनियस बराबर dv बाई dt। अच्छा, इसका डायरेक्शन का बात रहा, तो डायरेक्शन इसका ऑब्वियस है कि इसको थोड़ा सा अलग तरीका से हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे चाहो तो कर ही लेते हैं, चलो डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो एक बात श्योर कर ले कि मान लेते हैं कि अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है और वेलोसिटी बढ़ रहा है, मतलब वेलोसिटी वैल्यू बढ़ रहा है, मान लो वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है और वेलोसिटी का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी इधर ही होगा, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी इधर ही होगा। अगर वेलोसिटी का वैल्यू जिधर है और उसका डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में उसके मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी उधर ही होगा। या फिर ऐसे बोले कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम है, तो इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ता है। ये पहला हुआ। दूसरा अगर आपको देखना है, तो अगर वेलोसिटी हमारा घट रहा है तो ऑब्वियस है एक्सेलरेशन इसका उल्टा होगा। अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और घट रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, उल्टा होगा। या फिर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस तरह का चीज हम कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन हमारा समाप्त हो गया। बहुत बेसिक डेफिनेशन से ही पूरा काम बन जाता है, पूरा सारा क्वेश्चन हो जाता है। बहुत बेसिक डेफिनेशन, ज्यादा कोई तिस्मार खान नहीं लगाना पड़ता, एकदम बेसिक डेफिनेशन पकड़े और सारा सवाल हो जाएगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं कि जैसे मान लीजिए ये हमारा, इससे रिलेटेड तो बाकी हम लोग अगले क्लास में करेंगे, लेकिन कुछ कुछ और हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मेरा एक कार है ऐसे, मान लेते हैं इसका वेलोसिटी u है और ये इसका वेलोसिटी u है और एक्सेलरेशन भी इधर ही है, तो क्या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा? अगर एक्सेलरेशन इधर है तो इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यहाँ से अनुसार बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो इसको, इस गाड़ी को हम ऐसे बोलेंगे कि यह स्पीड अप हो रहा है, मतलब इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है। और दूसरा एक्सेलरेट कर रहा है, क्या कर रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, स्पीड अप और एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। एक्चुअल में अगर ये क्यों डिफाइन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछा बताए, रिटार्डेशन का एक नया टर्म आता है, लोग रिटार्डेशन को अलग तरीका से देखते हैं, बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन कॉल्ड रिटार्डेशन। ये 9 तक के ठीक है, 9 तक के गलत नहीं है, अगर 9 क्लास तक के आप पढ़े हैं तो ठीक है। पर जैसे ही आप हायर क्लास में आते हैं, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा डेफिनेशन में थोड़ा चेंज करना पड़ता है। 9 क्लास तक की ये अच्छा खासा बैठ जाता है, पर यहाँ पर थोड़ा लेवल उठने से थोड़ा सा इसमें लूप होल आ जाता है, उसी चीज को हम लोग को क्लियर करना। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो ये ऐसा हुआ,
जैसे अगर हम दूसरा कहानी से देखें, मान लेते हैं हमारे पास जो एक और कार है, इसका वेलोसिटी u है और इसका मैग्नीट्यूड घट रहा है, तो ऑब्वियस है एक्सेलरेशन इधर होगा। या मान लो वेलोसिटी इधर था, एक्सेलरेशन इधर था, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, घटेगा। तो इस केस में इसको क्या बोलते हैं, स्पीड डाउन। स्पीड डाउन हो रहा है, वेलोसिटी जब भी डायरेक्शन अपोजिट हो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का, ऑब्वियस है वेलोसिटी घटेगा। या फिर वेलोसिटी घट रहा है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट हो जाएगा। और ये क्या हो, ये कहलाएगा रिटार्डेशन। ये क्या कहलाएगा, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन नहीं होता। रिटार्डेशन का ऐसे यहाँ पर सेट बैठ रहा है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसलिए नहीं। रिटार्डेशन का मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, तब वो रिटार्ड करेगा। तब वो, जैसे गाड़ी का ब्रेक लगाना, आपका वेलोसिटी धीरे धीरे घटता है फिर बाद में जाके रुक जाएगा, तो इस तरह का कोई सिचुएशन है तब ये रिटार्डेशन होगा। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं आपको हम, जैसे मान लीजिए ये कार हमारा ऐसे है, अभी देखिएगा यहाँ पर वेलोसिटी मेरा इधर है और एक्सेलरेशन मेरा इधर है। अब बताएं, वेलोसिटी तो घटेगा क्योंकि जब भी डायरेक्शन अपोजिट होता है तो वेलोसिटी घटता है। तो यहाँ पर वेलोसिटी तो इधर था, एक्सेलरेशन इधर है। देखिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गया, एक्सेलरेशन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पर अब हम लोग गड़बड़ में फंस जाते हैं, बोले भैया सर ये रिटार्डेशन होना चाहिए, नहीं सॉरी एक्सेलरेशन एक्सेलरेट होना चाहिए सर, रिटार्डेशन नहीं होगा। नहीं, रिटार्डेशन होगा क्योंकि वेलोसिटी घट रहा है और डायरेक्शन अपोजिट है। तो अगेन यहाँ पर हम कह सकते हैं स्पीड डाउन ही हो रहा है और रिटार्डेशन हो रहा है, और रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। अच्छा, रिटार्डेशन का अलग से कोई डेफिनेशन नहीं होता भैया, सीधा सीधी अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसका मतलब वो रिटार्ड कर रहा है। रिटार्ड मतलब वेलोसिटी को डिक्रीज करना, वेलोसिटी घटेगा उसका अगर ऐसा है तो। और अगला एग्जांपल अगर हम लोग देखें यहाँ से ऐसे, तो अगर वेलोसिटी भी इधर है और एक्सेलरेशन भी इधर ही है तो वेलोसिटी बढ़ेगा क्योंकि डायरेक्शन सेम है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी चारों एक तरफ है। तो अब बताएं, अब बोलेगा सर ये तो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, सर ये रिटार्डेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है मेरे भाई, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम बार बार बोल रहे हैं कि रिटार्डेशन का मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट होना है, ना कि एक्सेलरेशन का नेगेटिव होना। तो यहाँ पर जो हो जाएगा स्पीड अप होगा, और जहां स्पीड अप होता है वहां एक्सेलरेट होता है, वहां एक्सेलरेट होता है। तो मेरे ख्याल से हमारा जो बेसिक नॉलेज था, जो हमारा कहानी का बेसिक नॉलेज था, वो सारा चीज कर दिए। थोड़ा सा और चीज बचा हुआ है थ्योरी में, फिर हम लोग एक्सेलरेशन कंप्लीट हो जाएगा। मेरा जो चौथा बंदा था ये कंप्लीट हो जाएगा। बाकी अगले क्लास में हम और भी डिटेलिंग में एक्सेलरेशन से ही रिलेटेड करके क्वेश्चन करेंगे, पर थ्योरी आज हमको खत्म करना है। जैसे अगर मान लीजिए हमने देखा भैया वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम अपोजिट है, लेकिन एक और बंदा आ गया, एक बोला कि सर नहीं ऐसे नहीं चलेगा काम, ऐसे नहीं चलेगा। एक और एग्जांपल है सर कि मान लीजिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर हुआ, तो अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन किसका परपेंडिकुलर हुआ, तो अगर किसी भी पार्टिकल के पास, मान लो कोई पार्टिकल है जिसके पास वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन इधर है, तब क्या करेंगे, अगर एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर है तो हमेशा याद रखें सिर्फ वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगा, सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करता है। यहां पर ऐसे चाहे तो लिख ले, यहां पर एक्सेलरेशन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन को चेंज करेगा, डायरेक्शन को चेंज करता है, चेंज करेगा, चेंज करेगा। ओनली, केवल, ओनली केवल इसी को चेंज करेगा, मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगा। कब, जब परपेंडिकुलर हो। इसका मतलब सर ये रेडियल एक्सेलरेशन है, हाँ रेडियल एक्सेलरेशन है जो डायरेक्शन को चेंज करेगा। देखो मैग्नीट्यूड को कब चेंज करेगा, जब या तो एलोंग हो या तो उसके अपोजिट हो। मैग्नीट्यूड चेंज मतलब बढ़ना थोड़ी ना होता है, घटना भी होता है। तो या तो उसके अलोंग हो या तो उसके एंटी पैरेलल हो। लेकिन अगर मान लो परपेंडिकुलर हो तो क्या करेगा, सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करेगा। तो यहाँ पर एक और नोट लिख रहे हैं कि अगर पार्टिकल के पास, अगर पार्टिकल के पास, पार्टिकल के पास वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों हो, दोनों हो, तो पार्टिकल, तो पार्टिकल वेलोसिटी
के तरफ चलता है और एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को, DIRN का मतलब डायरेक्शन को अचीव करना चाहता है, अचीव करना चाहता है। कहने का मतलब अब समझे, यहाँ पर मान लो पार्टिकल के पास दोनों है तो चलेगा किधर, वेलोसिटी के डायरेक्शन में, लेकिन डायरेक्शन अचीव करना किसका चाहेगा, एक्सेलरेशन का, तो ऐसे से हो जाएगा। या डायरेक्शन धीरे धीरे अचीव किसका करना चाहेगा, इसका। तो जैसे ही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अचीव कर लिया फिर दोनों साथ में चलेंगे। अगर वेलोसिटी के पास दोनों को, पार्टिकल के पास वेलोसिटी भी है और एक्सेलरेशन भी है, तो हमेशा पार्टिकल वेलोसिटी के डायरेक्शन में चलेगा। लेकिन किसका डायरेक्शन अचीव करना चाहेगा, एक्सेलरेशन का, तो एक्सेलरेशन की तरफ मुड़ जाएगा, धीरे धीरे ऐसे धीरे धीरे मुड़ जाएगा, धीरे धीरे मुड़ जाएगा। यहाँ पर जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर हो तो समझ जाना कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है सिर्फ वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा, डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता, डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता। यही है रेडियल एक्सेलरेशन, इस टाइप का। लेकिन सर एक केस तो और बन सकता है, मान लीजिए किसी पार्टिकल के पास वेलोसिटी ऐसे है, मान लीजिए किसी पार्टिकल के पास वेलोसिटी ऐसे है, v थीटा पर है और एक्सेलरेशन इधर है, तब एंगल पे है, तो कुछ नहीं, बस इसका कंपोनेंट तोड़ो, एक होगा v cos थीटा और एक होगा क्या, v sin थीटा। तो याद रखना यहाँ पर ये वाला जो a है, ये वाला जो a है वो इसके तरफ यहाँ पर v sin थीटा को चेंज करेगा और v cos थीटा को चेंज नहीं करेगा। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, देखो ध्यान से, ऐसे वेलोसिटी है और ऐसे एक्सेलरेशन है एंगल पे, तो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट तोड़ो, a cos थीटा और इधर क्या आ जाएगा, a sin थीटा। अब यहाँ से दो एक्सेलरेशन आया, देखो a cos थीटा जो है इसके मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा और a sin थीटा जो है इसका डायरेक्शन को चेंज करेगा। अरे परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर वाला क्या करता है, डायरेक्शन को चेंज करता है और उसके अलोंग जो मैग्नीट्यूड, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये कौन सा एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल, और ये कौन सा एक्सेलरेशन है, रेडियल है। ये हम आज जो है ओवरव्यू दिए, पूरा डीपली, पूरा चीर फाड़ करके एक्सेलरेशन का बेसिक ज्ञान हम आपको कंप्लीट करा दिए हैं। एक्सेलरेशन से रिलेटेड अगले क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का पहले क्वेश्चन करेंगे, फिर वेरिएबल एक्सेलरेशन पे जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आज का सेवा समाप्त करते हैं। एक बार वापस अगर ना समझ में आया हो तो वीडियो जरूर देखें और धीरे धीरे आपका जो है ज्ञान, धीरे धीरे कोशिश करें इसको समझने का। बेसिक ज्ञान आप एक बार सीख लेते हैं, फिर किसी भी लेवल का एग्जाम को आप टैकल कर सकते हैं, विश्वास माने, बिल्कुल बेसिक से समझाए हैं। आई होप एक्सेलरेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी को मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय, जय हिंद।